नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बिसात बीत चुकी है, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी पारा पूरे उफान पर है। कांग्रेस जहां सरकार और सिंधिया पर लगातार हमले कर रही है, वहीं बीजेपी भी कमलनाथ सरकार के फैसलों को कटघरे में खड़ा करके निशाना साध रही है। उपचुनाव को लेकर दोनों दल रणनीति बना चुके हैं। हम भी तैयार हैं उपचुनाव से जुड़ी हर खबर और हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लीजिए, हम हाजिर हैं चुनावी खबरों का गुलदस्ता लेकर। खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। मध्य प्रदेश की सियासत में चुनाव का रंग किस कदर चढ़ चुका है, इसकी बानगी राज्यसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली है। जी हां, पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि जनादेश के अनादर का जवाब उपचुनाव में प्रदेश की जनता जरूर देगी। तो बीजेपी ने भी उपचुनाव में जीत का दावा किया है। कांग्रेस बीजेपी के साथ ही सपा बसपा विधायक भी उपचुनाव की चर्चा करते हुए नजर आए। राज्यसभा चुनाव में उपचुनाव की जंग, विधायक नेताओं पर चढ़ा चुनावी रंग। कांग्रेस ने फिर बीजेपी को कोसा, बीजेपी को है अपनी जीत पर भरोसा। प्रदेश की सियासत पर उपचुनाव का रंग दिखाई देने लगा है। उपचुनाव की तपिश राज्यसभा की वोटिंग के दौरान भी दिखी। नेताओं की बयानबाजी का फोकस उपचुनाव पर नजर आया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर सौदेबाजी को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा। नाथ ने भरोसा जताया कि जनादेश के अनादर का जवाब प्रदेश की जनता 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जरूर देगी। बीजेपी को चिंता हमारे बारे में ज्यादा है, हमारी अंदरूनी बातों में ज्यादा है। वो अपनी चिंता करें, अभी उपचुनाव में उसकी चिंता करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें इसका जवाब देगी। कांग्रेस को भरोसा है कि उपचुनाव में प्रदेश की जनता बागियों का साथ नहीं देगी। कांग्रेस 15 महीने बना 15 साल को चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। ज्यादातर कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि उपचुनाव में पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। ये उपचुनाव में तो असर एक ही बात का है, और वो है कि मध्य प्रदेश की जनता जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर कभी भी जो बागी विधायक है जिन्होंने 35 करोड़ रुपए की रिश्वत खा के इस्तीफा दिया है, उनको जनता कभी नहीं झेलेगी और इन सब सीटों पे कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगी। उपचुनाव में हमारी पूरी तैयारी है। कमलनाथ जी ने जो काम किया है 15 महीने में, वो शिवराज जी ने 15 साल में नहीं किए। वो लोग आज जनता याद कर रही है, और जैसे इलेक्शन होगा हमारा, मतलब बाई इलेक्शन 24 सीटों पे कांग्रेस जीतेगी। बिल्कुल 23 कांग्रेस के विधायक थे, जिसमें से 22 तो आप सब जानते ही हैं, और पूरी तैयारी कांग्रेस की, और ज़बरदस्त तैयारी है। कंटिन्यूसली कमलनाथ जी जो हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, वो लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, सबको जवाबदारियां दी गई है, और निस्संदेह जो 15 महीनों का काम है कांग्रेस की सरकार का, वो काम अभी आने वाले चुनाव में हमको सबको दिखाई देगा। कांग्रेस की उम्मीदों और आरोपों को बीजेपी सिरे से खारिज कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ के आरोपों का बीजेपी उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रही है। देखिए, कमलनाथ जी के पास अब विषय नहीं है कोई। अब खिसियानी बिल्ली खम्बा लोचे वाली कहावत है। अब उनके पास कुछ कहने को नहीं है, कुछ करने को नहीं है। तो आरोप लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी आरोप लगा दीजिए, लेकिन उन आरोपों में कोई दम नहीं है। इसका मतलब है जब सपा और बसपा ने उन्हें समर्थन दिया था तो उनकी खरीद फरोख्त हुई थी क्या? वो बताए ना। अज्ञात आशंकाओं से ग्रसित कांग्रेस है, भयग्रस्त कांग्रेस है, और इसकी विशेष बात यह है कि अपनों पर विश्वास नहीं करते। ये विधायक तो हमारे भी हैं, प्रारंभ से हैं। जब ये यूँ कहते थे कि 10 हमारे पास, हमारे संपर्क में है, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बिठालते थे, तब भी हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। विधायकों के प्रति इस तरह से करना अच्छा नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के साथ ही सपा बसपा भी उपचुनाव को लेकर चर्चा करने में पीछे नहीं हटे। उपचुनाव में बीएसपी सभी 24 सीटों पर लड़ने जा रही है। बीएसपी का कहना है कि वो पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। सपा विधायक के क्षेत्र में हालांकि चुनाव नहीं है, लेकिन उनकी भी चुनाव पर पैनी नजर है।
उपचुनाव 24 सीटों पर होने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास सभी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी हैं और निश्चित तौर पर इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी करेगी। चूँकि ये चंबल संभाग में ज़्यादा चुनाव है, हमारे संभाग में केवल एक सुर्खी का चुनाव है, तो इस बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते कि वहाँ की स्थिति क्या है। कांग्रेस जहां उपचुनाव को एक और मौके की तरह देख रही है, तो वहीं बीजेपी की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार को मजबूत करे। शायद यही वजह है कि उपचुनाव के रंग में रंगे नेता एक दूसरे पर बयानों के बाउंसर फेंक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों में से 2 बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। ये पहले से तय था। ये भी लगभग तय था कि कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया की राज्यसभा में एंट्री नहीं होगी, लेकिन उनकी हार के बाद अब बरैया को लेकर नए समीकरण क्या बन रहे हैं, रिपोर्ट में देखिए। सिंधिया पहुंचे राज्यसभा, सुमेर सिंह को भी मिली एंट्री, दिग्विजय सिंह भी फिर निर्वाचित। पिछड़े फूल सिंह बरैया का क्या होगा? राज्यसभा में जैसा बीजेपी चाहती थी वैसा उसके मुताबिक हुआ। उसकी 2 सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह राज्यसभा पहुंच गए। उधर कांग्रेस दूसरी सीट पर पिछड़ गई। ये तो होना ही था। कांग्रेस में फूट के बाद दूसरी सीट पर बाजी बीजेपी के हाथ में आ गई थी। 1 सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राज्यसभा पहुंच गए हैं, लेकिन कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया के राज्यसभा में एंट्री के अरमान धरे के धरे रह गए। बीजेपी इसे दलित के सम्मान से जोड़कर पहले से मुद्दा बना रही थी। अब उपचुनाव में भी बरैया को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रहेगी। लोकसभा चुनाव में जनता के दरबार में जब ये गए थे तो जनता ने इनको बुरी तरह नकारा है। अब जब जनता ने बुरी तरह नकारा है तो लोअर हाउस में नहीं पहुंच पाए और इसलिए पीड़ा होगी, इसलिए अपर हाउस में जाना चाहते हैं। और इसलिए जनता ने जब आपको नकार दिया तो मुझे लगता है कि फिर अपने आप को प्रश्न अपने आप से करना चाहिए। लेकिन महत्वाकांक्षा जो आप बात कह रहे हो वो बहुत कम लोगों में जो नहीं होती है, बाकी सब में होती है। ख़ासतौर में दिग्विजय सिंह में तो हम देख ही रहे हैं कि लगातार वो महत्वाकांक्षी हैं और चुनाव हारने के बाद तो मुझे लगता है कि ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए। इसलिए उन्होंने कांग्रेस में आग्रह करा होगा, या जो जैसा कि कहते हैं कि कांग्रेस में ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स भी चलती है, तो उन्होंने ब्लैकमेल भी किया होगा। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस अब बीजेपी के दलित कार्ड का बचाव कैसे करेगी? क्या उपचुनाव में फूल सिंह बरैया को कोई बड़ी भूमिका दी जाएगी या फिर ग्वालियर चंबल की किसी सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा? कांग्रेस मुखिया कमलनाथ ने कुछ तो उनके बारे में सोचा होगा। फूल सिंह बरैया जी हमारे नेता है और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। और चुनाव तो संख्या बल पर होते हैं और जो भी होगा निर्णय सिरोधार्य है। वो एक बहुत सुलझे हुए इंसान है और पार्टी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बरैया को लेकर कांग्रेस नेता जैसी संभावना जता रहे हैं, संभव है वैसा मुमकिन हो जाए। लेकिन कांग्रेस की यह बात भी सही है कि जब फूल सिंह बरैया को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया था तब कांग्रेस के पास दोनों सीटें जीतने का संख्या बल था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के पार्टी छोड़ने के बाद गणित बिगड़ गया। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार बरैया तो नहीं, यकीनन वो ही लोग जिम्मेदार हैं जो कांग्रेस को चलाते हैं और अब बरैया का फैसला भी उन्हें ही करना है। बासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच मालवा की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मिलने सांसद राकेश सिंह उनके घर पहुंचे। मालवा की 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को प्रभारी बनाया है। कैलाश को मिली जिम्मेदारी के बाद ताई नाराज बताई जा रही हैं। ऐसे में सुमित्रा महाजन को बनाने का जिम्मा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को सौंपा गया। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने गणित जमाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने मालवा निमाड़ की 5 सीटों के उपचुनाव की कमान भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से पहले पार्टी ने पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से चर्चा तक नहीं की, जिससे ताई नाराज हो गईं। वो ना तो पार्टी की बैठकों में दिखाई दे रही हैं और ना ही प्रचार के लिए निकल रही हैं। कोई खतरा ना उठाते हुए पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी सांसद राकेश सिंह को ताई को मनाने का जिम्मा सौंपा।
सुमित्रा महाजन के घर पर राकेश सिंह ने करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा की। मुलाकात के बाद सुमित्रा महाजन ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार कर दिया। मेरी नाराजगी तो नहीं, बड़े नेता जो मुझसे मिल रहे हैं, अगर आपको लगता है अभी तक कौन बड़े नेता है, राकेश आया, बाकी तो कोई भी आता है। एक बात आप समझ लो, इंदौर में कोई भी आता है तो वो मुझे मिलने आता है, क्योंकि सालों साल से मैं इस पार्टी में काम कर रही हूँ और मैं काम कर रही हूँ, मैं कोई बड़ी हूँ इसलिए नहीं, काम करते करते संबंध ऐसे बन गए, बिल्कुल किसी से भाई बहन जैसे बन गए, किसी से बेटे जैसे बन गए, तो इतने प्रेम के। और हम हमेशा बोलते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है, तो वैसा है, कोई नाराज नहीं, रूठना नहीं, कुछ भी नहीं है। मगर अब ताई घर में बैठी है आराम से, और घर बैठे जितने काम कर सकती हूँ उतने कर रही हूँ। ऐसा इंदौर से लगातार 30 साल तक सांसद रही सुमित्रा महाजन की मालवा निमाड़ में अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि बीजेपी कोई रिस्क न लेते हुए उपचुनाव में उनके अनुभव का लाभ लेना चाहती है। ताई से मिलने के बाद राकेश सिंह ने कहा कि वो आशीर्वाद लेने आए थे। उन्होंने ताई की नाराजगी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई नाराजगी नहीं। ताई का आशीर्वाद लेने के लिए आया था। ताई का आशीर्वाद हमेशा से पार्टी के कार्यकर्ताओं पर रहता है। ताई हमेशा पार्टी के लिए सकारात्मक बातें करती हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करती हैं, तो एक नई ऊर्जा लेते हैं। तो अभी जब मैं इंदौर आया तो इसलिए ताई से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। उपचुनाव से ठीक पहले ताई की नाराजगी पर कांग्रेस ने तंज कसने का मौका दे दिया। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में ताई का टिकट काटकर उन्हें मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया गया था और अब लगातार पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही है। उपचुनाव में उनकी बीजेपी को जरूरत पड़ गई है, इसलिए उनको मनाया जा रहा है। ताई को जब टिकट नहीं दिया गया तभी उन्हें मान लिया था कि ताई को मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया गया है, लेकिन ताई के मार्गदर्शन की भी इन्हें आवश्यकता नहीं लगी, इसलिए भाजपा ने किसी भी बैठक में, किसी भी प्रोग्राम में उन्हें नहीं याद किया गया। पर चूंकि सावर उपचुनाव सामने, इसमें कहने के साथ लग रहा है कि ताई पुरानी सांसद हैं और उनकी एक लोकप्रियता अपनी जगह है, तो उस तरह से उनको बोला कि ताई का चुनाव में उपयोग किया जाए, सिर्फ उपयोग के लिए उन्हें मनाने जाया जाए। लेकिन जैसे ही उपचुनाव खत्म होंगे ताई को फिर वापस उसी मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया जाएगा। देखिए, खलबली कहीं नहीं मची है। कुल मिला के ताई का अभी सिर्फ उपयोग के लिए, सिर्फ उपचुनाव में उपयोग के लिए, तत्कालिक उपयोग के लिए बुलाया जा रहा है। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे ताई को फिर भूल जाएंगे ये लोग। मालवा निमाड़ की राजनीति में बीजेपी के 2 नाम हैं, ताई और भाई। दोनों नेताओं के हर विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने समर्थक भी हैं। ऐसे में पार्टी को भी दोनों की जरूरत है। बीजेपी ये जानती है और समझती भी है कि सरकार का भविष्य उपचुनाव पर टिका हुआ है, तभी तो ताई की मान मनोबल की जा रही है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। बात करेंगे कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन से खाली हुई मुरैना जिले की जौरा सीट की। जौरा सीट जीतना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए हमेशा मुश्किल रहा है। ये ग्वालियर चंबल अंचल की उन सीटों में शामिल है जहां उपचुनाव होना है। क्या है जौरा का सियासी चाल, जिसे तोड़ने की कोशिश कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ बसपा भी करती रही है? यहां के वोटर के मन में क्या है, ये जानने के लिए बंसल न्यूज की टीम जौरा पहुंची और विधानसभा की जनता से उसके मन की बात जानने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। हम बात करेंगे उस सीट की जिसे जीत पाना कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के लिए मुश्किल रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में कुल 16 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, लिहाजा चंबल अंचल की सबसे चर्चित सीट विधानसभा जौरा ही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा ने बीजेपी के सूबेदार सिंह रजौदा को शिकस्त दी थी। बनवारी लाल शर्मा की बीमारी के चलते हुए असमय मौत के चलते ये सीट खाली है। मध्य प्रदेश की ये विधानसभा सीट भौगोलिक दृष्टि से बहुत अलग है। जौरा विधानसभा की सीमाएं 3 जिलों को छूती है। विधानसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा राजस्थान की सीमाओं को भी छूता है। यहाँ वोटर के मन को समझ पाना किसी भी दल के लिए चुनौती से कम नहीं है। यहाँ कभी बीएसपी, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। जौरा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लोकसभा क्षेत्र में आता है। नरेंद्र सिंह तोमर का बीजेपी में खासा दबदबा है और उसका असर यहाँ भी देखने को मिलता है। नरेंद्र सिंह तोमर इस इलाके में सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा नेता हैं।
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी यहाँ खूब पसंद किया जाता है। लेकिन अब हालात बदले हैं, क्योंकि अब सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। 2018 में जौरा से सिंधिया की पसंद रहे बनवारी लाल शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था और क्षेत्र की जनता ने उनको चुनकर विधानसभा भेजा था। बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी दोनों की नजर है। अगर बीजेपी की बात करें तो सबसे बड़ा नाम मुरैना से सांसद रहे बीजेपी के कद्दावर नेता अनूप मिश्रा का है। उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से जौरा से किस्मत आजमाने की इच्छा जाहिर कर दी है। जौरा से बीजेपी उम्मीदवार को लेकर पेंच फंसा है, क्योंकि सिंधिया और तोमर की पसंद के बगैर किसी को भी टिकट मिलने की उम्मीद कम ही है। सूत्रों की माने तो सिंधिया ने पूर्व विधायक बनवारी लाल शर्मा के बेटे प्रदीप शर्मा के लिए टिकट मांगा है, लेकिन प्रदीप के सामने मुश्किल पारिवारिक विवाद है। उनके पारिवारिक विवाद के चलते उनकी दावेदारी पर संकट बना हुआ है। प्रदीप के चचेरे भाई नागेंद्र शर्मा ने भी टिकट के लिए सिंधिया के सामने अपनी दावेदारी पेश की है। तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर अपनी पसंद के उम्मीदवार और 2018 का चुनाव हार चुके सूबेदार सिंह रजौदा को ही मैदान में उतारना चाहते हैं। सूबेदार सिंह रजौदा 2013 में बीजेपी के टिकट पर यहां से विधायक चुने गए थे। उन्होंने लंबे समय बाद बीजेपी का यहां खाता खोला था। रजौदा को नरेंद्र सिंह तोमर का आशीर्वाद मिला हुआ है। इसके साथ ही यहां से बीजेपी के सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू ने भी दावेदारी ठोकी है। नीटू पहले जौरा के पास की सीट सुमावली से बीजेपी के विधायक रहे हैं, लेकिन 2018 में उनका टिकट काट दिया गया। सुमावली से 2018 में कांग्रेस के टिकट पर एंदल सिंह कंसाना ने जीत हासिल की थी। एंदल सिंह अब कांग्रेस छोड़कर सिंधिया के साथ बीजेपी का रुख कर चुके हैं। सुमावली से एंदल सिंह को बीजेपी का टिकट मिलना लगभग तय है। ऐसे में सत्यपाल सिंह खुद को एडजस्ट करने की कोशिश में जौरा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सत्यपाल सिंह के पिता गजराज सिंह सिकरवार भी विधायक रह चुके हैं। बीजेपी के नेता क्षेत्र में विकास के दावे कर रहे हैं और विकास के दम पर यहां से टिकट की दावेदारी की जा रही है। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि यहां से कांग्रेस अब की बार जीत नहीं पाएगी। बीजेपी कांग्रेस के दावेदारों पर बाहरी होने के आरोप भी लगा रही है। कोई नाराजी नहीं, मैं तो स्वतः ही काम कर रहा हूँ, बुला के कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को काम पे लगा रहा हूँ। सब जगह दौरा करने गया था। 16 की 16 पर है और मैंने जीतने का दावा किया है। मैंने कहा है कि कांग्रेस को एक सीट भी इस संभाग से मिलने नहीं दूंगा। प्राणपण से 16 सीटों के लिए काम करूंगा। ये हम तो कह रहे हैं कि इनको लड़ना चाहिए। जो बाहर से आके जौरा विधानसभा पे इनकी नीयत है। जौरा विधानसभा में इतिहास देख लो, किसी बाहर के व्यक्ति को जौरा विधानसभा स्वीकार नहीं करती। कहाँ पले बड़े, कौन सा काम किया। हम तो कह सकते हैं कि हम 5 साल विधायक रहे, हमने सतत जनता से संपर्क में रहे, 2 कार्यालय खोले हैं, जनता की जनसुनवाई करी है, विकास कार्य किए हैं, स्कूल बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं, रोडें बनवाई हैं। तो हम तो कह सकते हैं कांग्रेस वाला कोई नेता ये तो बताया कि हमने ये काम किया है, इसलिए हमारा दावा बनता है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के दावेदारों ने भी जौरा की जंग के लिए मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस की तरफ से युवा नेता संजय सिंह यादव जौरा में टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। खुद को सबसे प्रबल दावेदार बताते हुए उन्होंने पार्टी आलाकमान के सामने अपनी दावेदारी पेश की है। संजय सिंह यादव यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे हैं। संजय को युवा कांग्रेस में काम करने का लंबा अनुभव है और संजय सिंह यादव को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के अलावा राहुल गांधी का भी बेहद करीबी माना जाता है। संजय सिंह यादव ओबीसी किरार धाकड़ समाज से आते हैं और जौरा में किरार धाकड़ समाज के करीब 28,000 मतदाता हैं। संजय अभी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। जौरा के पूर्व विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार के बेटे भूपेंद्र सिंह ने भी जौरा सीट पर दावेदारी जताते हुए कांग्रेस के आला नेतृत्व से टिकट मांगा है। इसके साथ ही सोबरन सिंह सिकरवार गुर्जा ने भी कांग्रेस से टिकट की मांग की है। साथ ही कुछ और नेता भी हैं जो टिकट की जुगत में लगे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल को आधार बनाकर जनता के बीच चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। देखिए, मैं हमारे प्रदेश के आदरणीय निवर्तमान मुख्यमंत्री कहूँ आदरणीय कमलनाथ जी, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई ले ली और आज मध्य प्रदेश की हमारी सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो हमारी सरकार को गिराया, आप देख रहे हो कितना हुजूम आज गांवों में जब हम जा रहे हैं। ये सभी साथी, इस निमास गांव के सभी साथी, इनका भी आप लोगों ने जो देखा सुना इन लोगों को निश्चित रूप में। और रही बात मेरी दावेदारी की,
तो ये तो इस क्षेत्र के लोगों को करना है, तय करना है कि अगर मुझे इस क्षेत्र के लोग जानते हैं, समझते हैं और अगर मुझे यहाँ से आशीर्वाद देते तो निश्चित रूप में, अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय कमलनाथ जी अगर मुझे मौका देते तो निश्चित रूप में मैं यहाँ से आम जनमानस की सेवा के लिए तैयार हूँ। जौरा की गलियों में मेरा जीवन बीता है, जौरा की गलियों में मैं रहा हूँ। फार्म हाउस है, वहाँ मैं रहता था, मेरे पिताजी वहाँ सर्विस करते थे। जब मेरा जीवन ही जहाँ जौरा की गलियों में बीता है तो मेरा स्थानीय होने की तो कोई बात ही नहीं बनती। 15 साल बनाम 15 महीने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो 15 महीने जो काम किए, जो कि शिवराज सिंह ने 15 साल में नहीं कर पाए। चाहे आप हमारी शुगर फैक्ट्री का मुद्दा हो, जो कि हमारे यहाँ की एक जीवनदायिनी है और जो कि भाजपा सरकार ने इसको बंद किया था, उस बाबत जो हमारे लोग युवा बेरोजगार हुए थे, जो कि अभी लॉकडाउन में कोरोना की जैसी महामारी के चक्कर में बाहर से अप्रवासी जो मजदूर थे, अगर ये जीवनदायिनी शुगर फैक्ट्री चालू रहती, जो हमारे मजदूर भाई थे वो बाहर रोजगार तलाशने नहीं जाते। नेताओं की टिकट के लिए दावेदारी के बीच जौरा की जनता आज भी विकास की बाट जोह रही है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या सीवर, पानी, सड़क और रोजगार है। विधानसभा के कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का संकट है। जौरा नगर में गंदगी और बदहाली का आलम है। लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोग सफर करने के लिए नैरो गेज ट्रेन पर निर्भर हैं, जबकि कई साल पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्षेत्र की जनता को ब्रॉडगेज रेल की सौगात देने की घोषणा की थी, मगर कई साल गुजरने के बाद भी अब तक नैरोगेज ट्रेन ब्रॉडगेज में तब्दील नहीं हो पाई। सिंधिया रियासत काल में एक क्षेत्र को नैरोगेज ट्रेन की सौगात मिली थी। उसके बाद से कई सरकारें आई और गई, मगर नैरोगेज ब्रॉडगेज में तब्दील नहीं हो सकी, जिसके चलते यहाँ के मतदाता कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से नाराज हैं। इस सबके बीच कुछ लोगों को अभी भी बीजेपी पर भरोसा है तो कुछ लोग कांग्रेस को अपनी पसंद बता रहे हैं। उपचुनाव में तो कांग्रेस ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 15 महीनों में जो कार्यकाल चला है कांग्रेस का, उससे युवा और किसान दोनों ही संतुष्ट हैं। जो कर्ज माफी थी वो मतलब 35% मात्र मतलब रह गई थी, और वो काम अब बंद है। इस टाइम बीजेपी की सरकार से पूरा युवा एकदम आउट है, बिल्कुल। कहाँ विकास किया है? 15 साल पहले का आप देख रहे हो, हमारे गांव का नाला ये रोड से पूरा चौक पड़ा हुआ है। 15 साल से कुछ भी नहीं हुआ है इसमें, एक रत्ती भर काम नहीं। स्कूल तक नहीं है, बिल्डिंग नहीं है पूरे गाँव में, स्कूल भी। घरों में पानी भरता है, गंदगी रहती है, सफाई कहाँ है? हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ना सरपंच करे ना कोई करे। स्कूल नहीं, हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं है, बिल्कुल स्कूल नहीं है हमारे यहाँ। तो स्कूल वैसे चल रहा है किराए पे, जो किसी ब्रह्म पंडित का मकान है उसमें चला रहे हैं, पर वैसे 2-4 मास्टर होते हैं, लड़के है नहीं। जो मास्टर शिक्षित नहीं है तो लड़के क्या करें? तो पढ़ा नहीं पहुँचा रहे प्राइवेट स्कूलों में। नहीं, विकास हुआ है फिलहाल, मतलब कुछ सालों में यहाँ पे सूबेदार सिंह राजौरा जी ने भी अच्छा विकास कराया, काम कराया है। उसके बाद श्री बनवारी लाल जी हैं, उनने भी थोड़ा बहुत विकास कराया। फिर भी कुछ अभी ऐसी कुछ सड़कें हैं और बिजली की व्यवस्था हैं जो अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं। उसके बाद जैसे अभी कुछ आवास योजनाएं भी हैं, चल रही हैं, बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जो कि सिर्फ नाम मात्र के लिए हैं, जिनको होना चाहिए था, लेकिन उतना काम नहीं हो पा रहा है। विकास तो यहाँ न के बराबर हुआ है। वास्तविकता देखी जाए, यहाँ पे तो किसी भी नेता ने जो है, जहाँ का जो चुनाव या प्रत्याशी होता है, वो वास्तविक विकास नहीं करता है। केवल अब उनकी क्या है, दौड़ भोपाल तक जाती है सीधी, ऑन रोड उनका कोई विकास नहीं। यहाँ पे जो है हमारे आदरणीय जो है माँ नरेंद्र सिंह जी पहले कह चुके हैं ब्रॉडगेज की, और हमारे आदरणीय सिंधिया जी भी पहले भी कह चुके हैं कई बार कि हम आपकी जनता के लिए, इधर जो जनता बहुत परेशान होती है, बसों में किराया बहुत महंगा लगता है, लेकिन आज तक किसी भी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, किसी भी नेता ने। और जनता बिल्कुल ये चाहती है कि ब्रॉडगेज आए। 2018 के विधानसभा चुनाव के रिकॉर्ड के मुताबिक जौरा में 2,23,537 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,23,512 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,18,000 है। वहीं अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो जौरा में सबसे ज्यादा दलित मतदाता है। दलित मतदाताओं की संख्या करीब 42,000 है। त्यागी ब्राह्मणों को मिलाकर जौरा में ब्राह्मण समाज के करीब 28,000 वोटर हैं। किरार और यादव समाज के मतदाताओं की संख्या 34,000 है। कुशवा समाज के 26,000, क्षत्रिय मतदाता 20 से 22,000 के आसपास है, तो अल्पसंख्यक समुदाय के करीब 5,000 वोटर्स हैं। कुल मिलाकर जौरा की जनता आज भी विकास का इंतजार कर रही है।
इस सीट पर किसी भी सियासी दल का एक छत्र राज नहीं रहा। विकास की उम्मीद में यहाँ के मतदाताओं ने कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी तो कभी बीएसपी को मौका दिया। अब देखना होगा कि उपचुनाव में जनता किसके सिर पर जीत का ताज रखती है। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, जौरा। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।